नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये पढ़ लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है, पुलिस जो है वो शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करेगी। उनकी मां सुनंदा शेट्टी से भी पूछताछ होगी। वेलनेस सेंटर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी का ये पूरा आरोप है। बड़ी खबर ये, लखनऊ पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पहुंच चुकी है। दोनों के खिलाफ हजरतगंज विभूतिखंड थाने में FIR दर्ज हुई है। वेलनेस सेंटर चेन की चेयरमैन है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा की मां सुनंदा है सेंटर की डायरेक्टर। तो शिल्पा शेट्टी आप बतौर एक्ट्रेस जरूर जानते हैं, लेकिन उनके अलग भी आप जानते हैं कि वो फिटनेस फ्रीक हैं। योगा को लेके भी उनकी तमाम सीरीज का हम जिक्र करते हैं और अब वो वेलनेस सेंटर चलाती हैं। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या आरोप है इसमें, जरा बताइएगा दर्शकों को। जीना, देखिए, आयोसिस वेलनेस सेंटर के नाम से एक कंपनी चलाती है, ऐसा बताया जाता है शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी। उन्हीं दोनों की फ्रेंचाइजी को लेकर FIR करीब 1 साल पहले दर्ज हुई थी। एक हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने दर्ज कराई है और विभूतिखंड थाने में ज्योतिषा नाम की महिला ने दर्ज कराई है। ये बताया गया कि इस कंपनी की ओर से इनको वादा किया गया था कि एक तय समय के अंदर हम उनका वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश कर देंगे। समय समय पर उनके यहाँ सेलिब्रिटीज आएंगे जो उनको तमाम जो भी इनके सेंटर से जुड़े हुए महिलाएं पुरुष होंगे उनको फिटनेस की टिप्स देंगे, उनको बताएंगे कैसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। लेकिन वो सारे वायदे पूरे नहीं किए गए। तो उन्हीं मामलों में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसी धाराओं में FIR दर्ज है। लखनऊ पुलिस ने इनको नोटिस भी दिया था एक बार, लेकिन इन्होंने बयान दर्ज नहीं कराए थे। अब उसी मामले की जांच में, विवेचना में लखनऊ पुलिस तेजी लाई है। एक टीम रवाना हो भी चुकी है मुंबई के लिए और एक टीम आज रवाना होगी। इनको नोटिस दिया जाएगा और इनके बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। विनत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में सैकड़ों गांव में पानी का प्रकोप दिख रहा है। बारिश के बाद बाढ़ ने कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा, यमुना, बेतवा सब उफान पर है। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांवों के लिए मुसीबत बन गया है। गंगा, यमुना, चंबल समेत कई नदियां उफान पर हैं। NDRF और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। CM योगी इटावा और औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बनारस में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों नदियां उफान पर हैं। इटावा में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का कहर जारी है। भदोही में गंगा किनारे बसने वाले गांव बाढ़ से त्रस्त हैं और सोनभद्र में बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो चारों तरफ पानी ही पानी। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, गंगा, यमुना, चंबल सभी उफान पर हैं और घाट डूबे हुए हैं। बनारस का तो आप जानते हैं तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। वहां पर किस तरह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है। मकान की छतों तक पानी आ गया, लोग बमुश्किल अपनी जान बचा रहे हैं। तो बनारस, प्रयागराज आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। इटावा, औरैया का आज मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं और फिर वहां पर लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। अधिकारियों से और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे, हम उनसे अपडेट लेंगे वहां का। जालौन से प्रदीप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है अब जालौन की, जरा बताइए क्या स्थिति है वहां पर। जी आपको बता दूं कि जालौन जैसे कि 3 तरफ से 3 नदियों से घिरा हुआ है। यमुना, बेतवा और पहुंच नदी से घिरा हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो यमुना और बेतवा नदी अपने खतरे के निशान से 2 और 3 मीटर ऊपर चल रही है और वहीं के तटवर्ती जितने भी गांव है, अगर देखा जाए तो जनपद जालौन में कम से कम 158 गांव प्रभावित हुए हैं और जिसमें से 2 दर्जन से अधिक गांवों को खाली करा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित शेल्टर हाउसों में पहुंचा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन बराबर राहत कार्यों में जुटा हुआ है। जनपद में वर्तमान में 2 NDRF की टीम है और 1 SDRF की टीम है और कम से कम 1 बटालियन
आर्मी यहाँ पर राहत कार्यों में लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, निर्देश देने के बाद जनपद में 2 सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा राहत सामग्री का वितरण कराया गया। जी मेरे साथ यहाँ पे वर्तमान में पार्टी में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर यमुना सबसे ज़्यादा रद्द रूप में है। यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है, किसकी गाँव प्रभावित किए। थोड़ा सा दरअसल वहां पे शोर आ रहा है और इस वजह से आवाज साफ नहीं आ पा रही। मैं आपके पास आती हूँ, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, हमने घाटों की स्थिति तो दिखाई थी, कल भी आपने जो है बामुश्किल एक रिपोर्टिंग करके दिखाया था, आप एक छत पे थे और वहां से अभी क्या स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको जीनत तस्वीर दिखाता हूं कि जब ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब गंगा जो है, ये सारी इमारतें जो बनी हैं वो गंगा पर बनी हैं, यानी कि गंगा के ऊपर ये सारी इमारतें, सड़क है। लेकिन जब गंगा काशी में खतरे के निशान को पार करती है तो गंगा इमारत वालों को गंगा तक नहीं आना होता है, गंगा खुद इमारत वालों के पास पहुंच जाती है। सड़क की जरूरत नहीं होती, सड़क खुद नदी बन जाती है। तो यही तस्वीरें हैं, देखिए आप, इस वक्त सड़क पर गंगा बह रही है और जितनी इमारतें हैं दशाश्वमेध घाट के पास सड़क की, वो सारी गंगा में है। तो अब सड़क पर गंगा स्नान हो रहा है, वहीं पर पंडित पुरोहित अपनी चौकियां लगाए हुए हैं। ये तो बात हुई गंगा के सड़क पर। अब घाट की आप तस्वीर देख लीजिए और उसको समझिए। यहाँ पर आप जो देखते थे ये गंगा आरती होती थी, लेकिन ना तो अब आपको आरती स्थल दिखेगा, ना घाट दिखेंगी, ना सीढ़ियां दिखेंगी। सिर्फ जो ऊंची इमारतें हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा है वही आपको दिखाई देगा। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा थोड़ा सा वो करीब जाकर दिखाएं कि किस तरीके से स्थिति जो है लगातार जिसे कह सकते हैं कि मुश्किल होती जा रही है। काशी में 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है और खतरे के निशान को पार करते हुए इस वक्त ऊपर है। 24 घंटे के लिए जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जल पुलिस को निगरानी में रखा गया है, क्योंकि लगातार जो मध्य प्रदेश से चंबल, यमुना, केन, बेतवा का जो जल आ रहा है उसके कारण ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को अगर दिखा सकते हो तो लहरों को दिखाएं। कहते हैं लहरें जो हैं अपनी कहानी खुद बयां कर देती हैं। तो ये लहरें आप देखिए जो मिर्जापुर की तरफ से आ रही हैं, यानी कि चंबल और बेतवा वहां से आ रही हैं प्रयाग की तरफ से, वो अभी भी लहरों की रफ्तार देखिए बहुत तेज है। यानी कि गंगा अभी अपने रौद्र रूप को छोड़ने को तैयार नहीं और है। लहरें बता रही है कि जल स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, हमने देखा भी जिस तरह से, और ये है कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, वो भी उतना ही जरूरी है। दिनेश शाके हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। इटावा की स्थिति जरा हमें बताइए, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से उनका विस्थापन किया जा रहा है, किस तरह के इंतजाम है, क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुंच रही है? दिनेश। बिल्कुल, इटावा में यमुना नदी का जल स्तर बेशक 2 मीटर कम हो गया है, लेकिन जिस तरीके की अभी भी हालात बने हुए हैं, बाढ़ की विभीषिका कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं इस समय मुख्यालय के यमुना नदी के किनारे शमशान घाट पर हूं। यहां पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। 5 दिन से यहां अंतिम संस्कार लोग नहीं कर पा रहे हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी वो जो व्यवस्थाएं बदल गई हैं और अब लोग बाग यमुना नदी के जो शमशान घाट है उसके बाहर दूसरे हिस्से में यहां पर अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तो 5 दिन की तस्वीर ये समझ में आ रही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो निचला इलाका होगा वहां की स्थिति किस तरीके की होगी। जहां तक रही जो प्रभावित इलाका है वो बड़े पैमाने पर है, जिसकी संख्या 100 के आसपास गांव हैं वो बताए जा रहे हैं और 20,000 की आबादी इससे प्रभावित बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से राहत सामग्री बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। इटावा के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी यहां पहुंचे हुए थे और जिन्होंने कल 2 जगह पर राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे के आसपास चक्कर नगर में पहुंचेंगे और जो वहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री तो वितरित करेंगे, हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। तो अभी तक की जो जानकारी है वो इस तरीके की निकल करके सामने आ रही है और मुख्यमंत्री इटावा से पहले औरैया का भ्रमण हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जी जीनत। बिल्कुल, तो शाम 4 बजे का मुख्य कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आज इटावा, क्योंकि इटावा से बता भी रहे थे दिनेश, और देखिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। एक बार हमीरपुर का भी रुख कर लेते हैं हम। उमाशंकर, लगातार हमीरपुर में जो तबाही आई हुई है वो दिखा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? वहां पर भी जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, बातचीत हो रही है, लोगों की मदद हो रही है,
कोशिश की जा रही लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की। क्या हो रहा है हमीरपुर में? जीनत मैं बता देना चाहता हूं, लगातार यहां पर डेंजर लेवल से यमुना और बेतवा 4 दिन से लगातार ऊपर चल रही हैं। इस समय डेंजर लेवल जो हमारे यहाँ 103 है यमुना का, वो 107 पहुंच गया है। तो हालांकि स्थिति तो भयावह है। लोग कई गाँव जो जिला प्रशासन ने खाली करा दिए, जिला प्रशासन ने अलर्ट कर रखा है। मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से लोग बस्ती में देखो पानी आ चुका है पूरी तरीके से और घर डूब चुके हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि लोगों से मिल रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लंच पैकेट बांट रहे हैं, लेकिन आज देख सकते हैं किस तरीके से देखिए लोग भयावह स्थिति, पूरे तरीके से रोड जाम हो चुके हैं। कई गांव का संपर्क मार्ग डूब चुका है। हालांकि अभी वन वे हाईवे चल रहा है और लोग यहां पर झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बाहर हाईवे में लोगों ने झोपड़ियां बना ली हैं और बाढ़ राहत केंद्र प्रशासन ने बनाए हुए हैं, जहां पर लोगों को पहुंचाने का भी काम चल रहा है। लगातार लोगों को पहुंचाने का वहां पर काम चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से रात दिन यहाँ पर लोग झोपड़ी में जीनत रह करके रात दिन यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और यहीं पर लोग लंच पैकेट बांटने आ रहे हैं। तो स्थिति यहाँ पर जो है वो अभी स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि लेवल लगातार बढ़ने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। यमुना का स्तर अभी 1 मीटर और इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बता दिया। लोग मकान से तंबुओं में आ गए हैं। आप स्थिति समझिए, बाढ़ से किस तरह से तबाही मची हुई है, लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जो तस्वीरें हैं आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, किस तरह से बाढ़ ने लोगों को परेशान किया हुआ है। लखनऊ में आज काकोरी कांड की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल शहीदों को काकोरी जाकर श्रद्धांजलि देंगे। पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों का खजाना लूटा था। 9 अगस्त 1925, आपको याद होगी ये तारीख। आज स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम होगा। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों पर आधारित एक प्रदर्शनी के साथ साथ देखिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की तमाम घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।